सलाम दोस्तों। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ बलूचिस्तान के आज के इस पॉडकास्ट में खुशामदीद। दोस्तों, बलूचिस्तान में गुज़श्ता कमोबेश 25 साल से एक आग लगी हुई है। वर्दी वाले सिक्योरिटी फोर्सेस रातों को घरों के दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं, नौजवानों को सारे फैमिलीज़ के सामने से घसीट के मार पीट के गाड़ी में डाल के लेके जाते हैं और उसके बाद लापता कर देते हैं। हज़ारों ऐसे लापता अफराद की मसख़शुदा लाशें वीरानों में मिली हैं और यह सिलसिला आज भी जारी है। घर जलाए जा रहे हैं, गांव के गांव सफ़ाई हस्ती से मिटाए जा रहे हैं और यह रोज़ का मामूल बन गया है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में मजहबी शिद्दत पसंदी को भी हवा दिया जा रहा है। ऐसे ही बल्कि इससे बदतर हालात पश्तूनिस्तान में हैं कई दहाइयों से, और अब यह सिलसिला धीरे धीरे सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पंजाब के बहुत सारे इलाकों में भी पहुंच रही है। पाकिस्तान में रहने वाले वो लोग जो मुसलमान नहीं, उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है दिन ब दिन, और उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो अपना मज़हब तर्क करके सुन्नी इस्लाम कबूल कर लें। अब ऐसे में एक नुक्ता बार बार सर उठाता है, वो ये है कि हम क्या कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ न करना कोई ऑप्शन नहीं होता। जालिम जुल्म करता है और करता रहेगा जब तक कि मज़लूम उस जुल्म को शिकस्त ना दें। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ बलूचिस्तान का यह मानना है कि हम इन हालात में ज़्यादा से ज़्यादा शवाहिद और सबूत इकट्ठा करें और उनको यूटिलाइज़ करें। डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है। अब डॉक्यूमेंटेशन चूँकि एक कवर टर्म है, तो इंसानी हुकूक के पस मंज़र में ये होता है कि इंसानी हुकूक की पामालियों के सबूत और शवाहिद को इकट्ठा करना, उन्हें फॉर्मेट करना और उन्हें मुतल्लिका इदारों और ऑर्गेनाइजेशंस तक पहुंचाना। अब ज़ाहिर है वो सारे इदारे और वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी नज़र में होने चाहिए जिनके पास ये जमा होते हैं। इसके लिए ज़रा पीछे देखना होगा। ये आज जो हमारे सामने कमोबेश 200 ममालिक पर मुश्तमिल दुनिया है, ये दुनिया हमेशा से ऐसी नहीं थी। दुनिया में कबीले थे, कबीलों की हुकूमतें बनी, बादशाहतें बनी, सुल्तनतें बनी, तसादुम हुए, सुल्तनतें टूटीं, बादशाहतें टूटीं और रफ्ता रफ्ता 1945 के ज़माने में दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये दुनिया वजूद में आई जो हमारे सामने है। पहली जंग अज़ीम जब हुई 1920 के आसपास, तो दुनिया इस नतीजे पे पहुंची कि ऐसी तबाहियों का तदारुक ज़रूरी है, और दुनिया ये सोचने लगी कि कोई ऐसा इदारा होना चाहिए जहाँ पे ये ममालिक लड़ने के बजाय बातचीत करके अपने मसाइल हल कर लें। लेकिन ये तजुर्बा कामयाब न हुआ और 1940 के आते आते दूसरी जंग अज़ीम शुरू हुई, और दूसरी जंग अज़ीम की तबाही इतनी बड़ी थी कि उसके बाद इंसानों ने सोचा कि अब कोई रास्ता, कोई पुरअमन तरीका ढूंढ ही लेना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशंस बन गई। यूनाइटेड नेशंस के बनने के साथ ही यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आ गया, और बुनियादी ख़याल ये था कि सिर्फ रियासतों के आपस में बातचीत के ज़रिए अपने मसाइल हल करना ही काफ़ी नहीं, बल्कि एक मुनसिफाना और बेहतर समाज की भी ज़रूरत है। उसके बाद इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, और इसके बाद इंसानी हुकूक के मुख्तलिफ़ कन्वेंशंस
اور قوانین وجود میں آئے۔ ہر ریاست چونکہ یونائٹڈ نیشنز کی ممبر ہوگی تو ریاستیں ان ہیومن رائٹس کنونشنز اور مختلف قوانین پر سائن کر کے ان کو ریٹیفائی کر کے یہ اعتراف کرتی ہیں کہ ہم اپنے حدود میں اپنے شہریوں کو ان تمام حقوق کی فراہمی کا ذمہ دار ہوں گے۔ یہ نہیں کہ ہم ان کی خلاف ورزی کریں گے بلکہ ان کی خلاف ورزی روکیں گے۔ ہر کنونشن کو لک آفٹر کرنے کے لیے، مانیٹر کرنے کے لیے یو این کی ایک اسپیشل پروسیجر گروپ ہوتی ہے جو اسی پارٹیکولر کنونشن یا کووننٹ کا مختلف ممالک میں عمل درآمد کا جائزہ لیتی رہتی ہے۔ اب جبری گمشدگی سے لے کر ماورائے عدالت قتل کرنا، گھروں کو جلانا، دیہات خالی کرانا، لوگوں کو مذہب تبدیل کرنے پہ مجبور کرنا، لوگوں کو پرامن جدوجہد سے روکنا، یہ سب کے سب کسی نہ کسی کنونشن کا حصہ ہیں، ہیومن رائٹس کووننٹس کا حصہ ہیں۔ ہر کووننٹ کو مانیٹر کرنے کے لیے چونکہ ایک کمیٹی ہوتی ہے، اس کمیٹی کے پاس شکایت جمع کرنے کا ایک میکینزم ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص اٹھا کر جبری طور پر لاپتہ کر دیا جاتا ہے تو یو این کے ورکنگ گروپ آن انفورس ڈس اپیئرنس کے پیج پر ایک فارم ہے، اس فارم کو اس شخص کے لیے پر کر کے فیملی کی طرف سے یو این کے ورکنگ گروپ کے پاس جمع کرنی ہوتی ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے ریکارڈ میں آ جاتا ہے، اگر نہیں بھیجیں گے تو یہ ان کے ریکارڈ میں نہیں ہوگا۔ پھر یہی ہیومن رائٹس کووننٹ اور کنونشنز جو ریاستوں نے سائن کیے ہیں، دنیا کے تقریباً بیشتر ٹریڈ ایگریمنٹس کے پیچھے یہ کنونشنز یا کووننٹ کہیں نہ کہیں پہ موجود ہیں اور یہ ان سے مشروط ہیں۔ اب جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر، سگنیٹری اسٹیٹ وہی ایک ہی ہے جو بلوچ پہ، پشتون پہ، کشمیری پہ، سندھی پہ، عیسائی پہ، مسیحی پہ اور سب لوگوں پہ منظم طور پر جبر کر رہا ہے۔ اب ان تمام ہیومن رائٹس وائلیشنز کے ثبوت اور شواہد اکٹھا کرنا اور انہیں ان متعلقہ اسپیشل پروسیجرز تک پہنچانا ڈاکومنٹیشن کا ایک حصہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ٹریڈ ایگریمنٹس کسی بھی ہیومن رائٹس کنونشن سے مشروط ہیں، ان ٹریڈ کمیٹیز کو یہ شواہد بھیجنا بھی ڈاکومنٹیشن کا حصہ ہے۔ اور دنیا میں موجود ایسے بہت سارے آرگنائزیشنز ہیں جو انہی کنونشنز اور کووننٹ کو لک آفٹر کرتی ہیں، اسٹیٹ کے علاوہ سول سوسائٹی کے نقطہ نظر سے۔ اب ایک بات یہ بہت اہم ہے کہ یونائٹڈ نیشنز دنیا کے موجودہ سیٹ اپ اور موجودہ آرڈر کو برقرار رکھنے کے لیے ہے، اسے توڑنے کے لیے نہیں ہے۔ اور ان کا خیال ہے کہ دنیا ایسی ہی رہے، اور جو اونچ نیچ ان کے بقول ہوتی ہے کسی بھی ریاست کے اندر لوگوں کے درمیان یا ریاست اور لوگوں کے درمیان، تو ان کا حل صرف یہی ہے کہ ان کنونشنز پر، ان کووننٹس پر عمل درآمد ہو۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کو تو آلریڈی پتہ ہے پاکستان ان شہریوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے، تو ان کے پاس جمع کرنے سے ملے گا کیا؟ یہ بالکل سچ بات ہے۔ یونائٹڈ نیشنز اور باقی ریاستوں کو بالکل معلوم ہے پاکستان شہریوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے، لیکن پاکستان یو این اور ان سارے آرگنائزیشنز کے سامنے کبھی اس کا اعتراف نہیں کرتا، پوری کوشش کر کے
छुपाता ही है, और जब वो छुपा रहा है तो हमें बताना चाहिए। और यूएन की कमिटीज़ के पास शिकायत जमा करने का एक और फ़ायदा ये भी हो सकता है कि दुनिया में जब भी कोई जबरी गुमशुदगी, मावरा अदालत कत्ल, जलाए गए घरों का डेटा देखना चाहे, कंफर्म करना चाहे दुनिया के कौन से हिस्से में क्या हुआ, तो हमारा डेटा जब मौजूद रहेगा तो ये भी नज़र में आ जाएगा। अब एक तरफ ये निज़ाम है, यूनाइटेड नेशंस, रियासतें और तजारती कंपनियां, और तजारती कंपनियां अक्सर व बेशतर एक ही हैं। AK-47 किसी कंपनी की टेक्नोलॉजी है। पश्तूनिस्तान से लेकर बलूचिस्तान और सोमालिया से लेकर अफ्रीका और किसी भी मुल्क में कहीं पे भी कोई जंग हो, उन्हीं की बंदूक इस्तेमाल होगी। टोयोटा कंपनी एक ही है, उस पे सरमचार भी बैठते हैं, उस पे तालिबान भी बैठता है, उस पे पाकिस्तानी फ़ौज भी बैठती है। और दूसरी तरफ हैं इस निज़ाम के मारे हुए लोग। कहीं पे इस निज़ाम के नस्ब करदा कारखानों की वजह से माहौलियात और नेचर को ख़तरा है। कहीं पे काले लोगों को जबर का सामना है क्योंकि उनका रंग काला है। कहीं पे एक मजहबी गुरोह को किसी और मजहबी गुरोह से नफ़रत और तशद्दुद का सामना है। और दुनिया में हर जगह मज़लूम इसी तरह कमज़ोर तो हैं लेकिन आवाज़ उठाते जा रहे हैं, और ये सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है। और जद्दोजहद का जो सबसे वाज़ेह रास्ता है वो यही है कि बलूचिस्तान में रहने वाले लोग, पश्तूनिस्तान के लोग, सिंध के लोग, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पंजाब, यहाँ पे जो लोग जबर का शिकार हैं, जुल्म का शिकार हैं, वो मिलकर आवाज़ उठाएं। मिलकर कहानियाँ लिखी जा सकती हैं, मिलकर वो रास्ते ढूंढे जा सकते हैं जहाँ पे इन सारे इंसानी हकूक़ की पामालियों की शिकायत दर्ज की जा सकती है। और दुनिया में जो भी मज़लूम हैं और वो आवाज़ उठा रहे हैं, उनके साथ हम आवाज़ होने की ज़रूरत है। जिस तरह हम अपने ऊपर होने वाले जुल्म के वक्त उनकी तरफ देखते हैं और ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे लिए आवाज़ उठाएं, इसी तरह हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उन पर होने वाले जबर के वक्त हम उनके साथ आवाज़ मिलाएं। क्योंकि तजारती कंपनियां एक ही हैं, रियासतें एक ही तरह से काम करती हैं, मज़लूम को बांट दिया जाता है। हमें ये सरहदें अबूर करनी होंगी, हमें आगे बढ़ना होगा, और मिलकर हम इस जबर के सामने ज़्यादा से ज़्यादा मज़बूत दीवार बना सकते हैं। मिलकर हम लोग एक मुनसिफ़ाना समाज के लिए जद्दोजहद कर सकते हैं, और मिलकर हम एक बेहतर इज्तिमाई ज़िंदगी की मंजिल तक पहुंच सकते हैं।